नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस्तक का खास शो। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आई है देश की अर्थव्यवस्था को लेकर। जी हां, देश की अर्थव्यवस्था पर एक जो अनुमान था जीडीपी का, उससे बहुत कम फिगर्स आए हैं। इकोनॉमी में सुस्ती देखने को मिल रही है, अनुमान से बेहद कम आर्थिक ग्रोथ देखने को मिली है और 7 तिमाहियों में सबसे कम जीडीपी ग्रोथ दर्ज हुई है। Q2 FY25 में जो आंकड़ा आया है वो है 5.4% की ग्रोथ। एस्टिमेट था 6.5% एटलीस्ट इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अब इसको आप अगर कंपेयर करोगे तो Q2 FY24 में 8.1% की ग्रोथ थी, और ये पिछले साल इसी तिमाही में। और इस बार Q2 की जो ग्रोथ आई है वो है 5.4%, और इसको अगर आप क्वार्टर टू क्वार्टर कंपेयर करोगे तो 6.7% से घटकर 5.4% की ग्रोथ आई है। बड़े बड़े जानकार अर्थशास्त्री मान रहे थे कि एटलीस्ट 6.5% की ग्रोथ आपकी आनी चाहिए थी, वैसा हुआ नहीं। और एक झटका भारतीय अर्थव्यवस्था को लगता हुआ नजर आया। इसके पीछे कारण क्या है, इसका असर क्या होगा आने वाले समय के लिए, इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ शरद कोहली जी, सीनियर इकोनॉमिस्ट, इसमें मौजूद हैं। शरद जी नमस्कार, स्वागत है आपका बिस्तक पे। नमस्कार रजत और सभी बिस्तक के फॉलोअर्स और व्यूअर्स को मेरा अभिनंदन। सब पहले तो जो ये झटका लगा है ये तो बताएं किस तरीके से और कैसे देख रहे हो आप इन फिगर्स को। 5.4% का जो आंकड़ा है Q2 FY25 की जीडीपी ग्रोथ, क्या ये किसी भी लिहाज से एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक है या क्लोज टू एक्सपेक्टेशन है भी कि नहीं? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि ये 7 तिमाहियों में सबसे कम जीडीपी ग्रोथ भारत ने दर्ज की है। जी हाँ रजत, दो तरीके की एक्सपेक्टेशंस होती है। एक तो जनरली मार्केट की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं, उसमें तो वाकई में इतना एक्सपेक्टेड नहीं था। पर पर्सनली अगर आप मेरे से पूछे, मैं खुद एक इकोनॉमिक एनालिस्ट भी हूँ, अर्थशास्त्री भी हूँ। मेरी अपनी इकोनॉमिक रिसर्च विंग है, तो मैंने तो आप सच मानिए मेरे अनुमान से थोड़ी सी बेहतर है, क्योंकि मेरा अनुमान, जो मेरी कैलकुलेशन कहती थी, वो 5 और 5.2 के बीच में थी। थोड़ी सी उससे बेहतर आई है, पर जितना मैंने एस्टिमेट किया था उसी के आसपास आई है। हम कारण में चले जाते रहते, बिकॉज आई थिंक लोग ज्यादा ये जानना चाहेंगे कि क्या वजह है एकदम से कि 20 महीने के, यानी कि करीब करीब 7 तिमाहियों के नीचे आ गई है ये। तो पहले तो मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा माइनिंग की तरफ। माइनिंग अगर आप देखें, अगर आप डिटेल्स में नंबर्स में जाएं, तो माइनिंग जो कि 7% से ऊपर थी, पिछले क्वार्टर की बात कर रहा हूं, वो गिर के माइनस में आ गई है। वजह मॉनसून, बिकॉज जुलाई टू सितंबर आपका वो क्वार्टर होता है जब भर भर के बारिश होती है। और बारिश भी इस बार कहीं कहीं बहुत ज्यादा हुई है, बहुत स्कैंटी हुई कहीं पर, कोई कोई जगह तो बहुत अनइवन मॉनसून था। हालांकि कुल मिला के मॉनसून सेटिस्फैक्टरी था, ऐसा नहीं है कि मॉनसून बिल्कुल खराब था। तो अगर आप पिछले 10 साल के भी रजत ट्रेंड देखेंगे, तो ये जो क्वार्टर होता है, ये मॉनसून क्वार्टर, ये हमेशा ही कुछ ना कुछ सरप्राइज आपके लिए थ्रो करता है। तो पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि ये क्वार्टर वैसे ही बहुत ट्रिकी रहता है। पर आप मार्केट में जब जनरली जाके बिजनेसमैन से, इंडस्ट्रियलिस्ट से जब बात करते हैं, दुकानदारों से बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि स्लो डाउन है। और ये मैं आपको उस क्वार्टर का नहीं बता रहा हूं, ये मैं आपको हाल के पिछले 10-15 दिन का बता रहा हूं कि अभी भी उसका असर है थोड़ा सा। इसके बाद का जो क्वार्टर, जब दिवाली आई थी, उसके बाद एकदम कंजम्पशन स्पर्ट हुआ था। और अगर हम और कारणों में जाएं, तो बेसिकली भारत की अर्थव्यवस्था एक कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है। 55 से 60% यहाँ पर जो इकोनॉमी है वो कंजम्पशन से बनती है। और आसान भाषा में समझे तो आप और हम जाके जो खरीदारी करते हैं, चाहे ग्रोसरीज खरीदें, चाहे हम खाने पीने की चीजें खरीदें, वाइट गुड्स खरीदें, गाड़ियां खरीदें, मकान खरीदें, बेसिकली हम लोग एक कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है। और कंजम्पशन में अगर स्लो डाउन होता है, बहुत ही स्ट्रांग इंजन है रजत वो भारतीय इकोनॉमी का, और अगर उस इंजन में स्लो डाउन होता है, तो वो आपको इस प्रकार के आंकड़ों में दिखाई देने लग जाता है। और कंजम्पशन में भी, और मैं अगर गहराई में जाऊं रजत, तो जो रूरल है, क्योंकि यहाँ रूरल होती है, एक अर्बन होती है, रूरल डिमांड में हमें बहुत ही स्लो डाउन देखने को मिला। और एक कारण उसका रजत, मानसून के अलावा, मैं ये नहीं कहता कि बारिश हो रही थी तो लोग अरहर की दाल लेने नहीं गए, या बारिश हो रही थी तो गेहूं नहीं खरीदा, या टूथपेस्ट नहीं खरीदा। मुझे लगता है जो खाने पीने की चीजों में महंगाई थी, उसने काफी हद तक कंजम्पशन को इम्पैक्ट किया। और आज भी ये महंगाई सरदर्दी बनी हुई है। 6% से ऊपर अभी भी सीपीआई है। अभी नए आंकड़े तो निकल के आएंगे, पर हम पिछले जो लेटेस्ट आंकड़े उनको लें, तो 6% से ऊपर सीपीआई आपको ये बता रही है कि आप काफी ज्यादा महंगाई फिर से, जो एक समय हम उसको 4 के आसपास ले आए थे, बढ़ के 6 हो जाना थोड़ा सा अलार्मिंग है। तो क्या होता है आपका घर का जब बजट बिगड़ता है, अब मैं बिल्कुल आपको एक ऐसी प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं कि खाने की थाली आपकी जो है, अगर वो थाली आपकी महंगी हो जाएगी, तो आप क्या करेंगे कि अगर आप थाली में 5 चीजें रखते थे,
5 चीजों का मेरा मतलब ये नहीं कि भारतीय घरों में 5 सब्जियां रखी जाती हैं, थोड़ा सा उसमें रोटी है, उसमें चावल है, उसमें एक दाल है, थोड़े से प्याज काट के रखे हैं, थोड़े से टमाटर रखे हैं, कहीं कहीं तो नमक भी रखा जाता है। तो वो जो थाली है, वो थाली महंगी हो गई। तो 5 चीजों की बजाय मैंने स्वयं, आप मानेंगे, मैंने कुछ गांव में मेरा जाना इकोनॉमिक कारणों से होता रहता है, कई दफे हम सर्वे करते हैं। मैंने वहां जाके देखा कि वाकई में उन थालियों में, और मुझे कुछ जगह खाने का भी सौभाग्य मिला, 5 की जगह 4 चीजें, जो लोग 4 चीजें रखते थे 3 चीजें। तो आदमी अपने खर्चों में कटौती करता है। तो कंजम्पशन का ये मतलब नहीं है कि लोग बारिश की वजह से, मानसून की वजह से सामान खरीदने नहीं जा रहे थे, थोड़ा सा लॉजिस्टिक्स पे फर्क पड़ता है, सामान की आवाजाही प्रभावित हो जाती है, बचे हुए स्टॉक में से लोग यूज करते हैं, नई खरीदारी नहीं होती है, ये ठीक है, ये माना। पर ये सच है कि महंगाई बहुत बड़ा कारण रहा कि लोगों ने अपना, जिसको अगर मैं देसी भाषा में बोलूं तो हाथ खींच कर खर्च किया है। तो कंजम्पशन स्लो डाउन, मैं जितने भी कारण होते हैं रजत स्लो डाउन के, मॉनसून हो गया या इंटरनेशनल डिमांड हो गया, दूसरा कारण मैं आने वाला हूं बोलने पे, ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन, उसका भी असर हुआ है। पर ये जो डोमेस्टिक स्लो डाउन है, ये सबसे ज्यादा इकोनॉमी के लिए अलार्म बेल्स लेके आता है, जिसको मैं कहता हूं खतरे की घंटी। क्योंकि अगर आपकी 55% इकोनॉमी कंजम्पशन पे चलती है और सबसे बड़ा इंजन है आपका, उसमें ही अगर स्लो डाउन हो जाता है, तो फिर इंडस्ट्री इतना सामान बना के क्या करेगी, फिर किसान भी इतनी पैदावार करके क्या करेगा। तो बाकी के जो सेक्टर्स हैं वो इससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रभावित होने लगते हैं। तो कंजम्पशन स्लो डाउन, कंजम्पशन में भी रूरल स्लो डाउन। और बरसातों में आपको पता है माइनिंग का जो सेक्टर है, क्योंकि पानी भर जाता है जगह जगह, तो माइनिंग तो समझ में आता है कि वेदर की वजह से माइनिंग रोक दी जाती है। जैसे आजकल कंस्ट्रक्शन प्रभावित है, अगर आप नॉर्थ इंडिया में जाएं तो ग्रैप फ्लोर लगा हुआ है, एनसीआर उदाहरण के तौर पे मैं ले रहा हूं, तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, आपको रियल एस्टेट की कंस्ट्रक्शन, जो सरिया खरीदना है, सीमेंट खरीदना है, उसमें फर्क पड़ जाता है। इसी प्रकार जब बारिश होती है तो माइनिंग कहाँ 7.2 थी पिछले क्वार्टर में, वो घट के -0.1 आ गई। तो माइनिंग करीब करीब ठप हो जाती है। जो एक अच्छी मुझे 2 फिगर्स देखने को मिली रजत, जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा आपकी इजाजत से, वो एग्री सेक्टर था। एग्री सेक्टर, जबकि मॉनसून था, वो पिछले क्वार्टर में 2% था। इस क्वार्टर में, जिस क्वार्टर का हम आज बात कर रहे हैं, उसमें वो 3.5% निकल के आया। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने थोड़ी चिंता में डाला, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी स्लो डाउन देखा गया। लाजमी बात है, अगर आपकी कंजम्पशन नीचे आ रही है, तो जो स्टॉक फैक्ट्री से निकल के स्टॉकिस्ट को, होलसेलर्स को और डिस्ट्रीब्यूटर्स को जाता है, उसको भी आप रोक देते हैं, क्योंकि वो कहता है भैया अभी तो हमारा गोदाम भरा पड़ा है, अभी हमें सामान नहीं चाहिए, या आगे बिक ही नहीं रहा है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी स्लो डाउन देखने को मिला है, माइनिंग में देखने को मिला है, एग्री में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। पर मेन रीजन मैं इसका कंजम्पशन का स्लो डाउन मानता हूं, रूरल में ज्यादा है, अर्बन में थोड़ा सा कम है। पर ये थोड़ी सी मुझे लगता है चिंता की बात है। और जो लोग इसको मान रहे हैं ट्रांजिशनरी है, थोड़ा सा दिवाली में ये सुधरा था। मैं अब आपको थोड़ी सी ज्योतिष बन के बात कर रहा हूं कि जो आने वाला क्वार्टर है, यानी कि जिसको हम Q3 कहेंगे, Q3, जी जो कि अक्टूबर टू दिसंबर होता है, उस क्वार्टर में अगर हम लोग तो क्योंकि वीक बाय वीक स्टडी करते हैं, हम लोग तो क्वार्टर भी नहीं देखते, इतने बारीकी में जाते हैं। तो आपको जो दिवाली वाला फेज था, यानी कि अक्टूबर से जब श्राद्ध खत्म होते हैं, अक्टूबर के एंड तक, वहां पर आपको थोड़ा स्पर्ट मिलेगा। उसके बाद आप देखेंगे नवंबर के 15 के बाद, मैं पिछले 2 हफ्तों की अब बात कर रहा हूं, वहां फिर थोड़ा सा स्लो होना शुरू हो गया है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक स्लो डाउन की आहट आ रही है। तो हम जब भारत को हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की तरफ ले जा रहे हैं और सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था की तरफ ले जा रहे हैं, तो मुझे लगता है वहां कहीं थोड़े बीच में स्पीड ब्रेकर्स मुझे रजत आते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं, जिसके लिए वित्त मंत्रालय और भारत सरकार को और बाकी जितने भी मंत्रालय सीधा सीधा ग्रोथ से जुड़े हुए हैं, मुझे उनको लगता है एक साथ उनको इस मिलकर समय। काम करना होगा। जी लेकिन कोहली साहब देखो, इसको ना मैं इस तरीके से आपसे पूछता हूँ कि आप अगर तिमाही में हम बात कर रहे हैं कि 7 तिमाहियों में सबसे कम जीडीपी ग्रोथ आ गई है हमारी क्वार्टरली। जी अब इसमें आप, अगर मैं व्यूअर्स को आंकड़ा समझाने की कोशिश करूँ ना, और अगर मैं Q1 FY24 पे देखूं, तो ये जीडीपी ग्रोथ थी 8.2% की। अब आप जी क्वार्टरली आंकड़े सुनते जाना, Q1 FY24 से लेकर जी अब तक, 8.2%, 8.1%, 8.6%, 7.8%, जी 6.7%, और इस बार का है 5.4%। बिल्कुल जी फिसल पट्टी देखने को मिल रही है। जी इस लिहाज से ये जो साल अभी बीत रहा है, इसमें आधा साल जो कन्वर्ट कंप्लीट हुआ, उसमें हमने 6% की ग्रोथ हासिल की। जी आरबीआई बोलता है 7.2% की ग्रोथ देखने को मिलेगी, एस्टिमेट ये कह रहा है। 6% से
अब अगले जो 2 क्वार्टर इस साल के निकलेंगे, उसमें कितनी ग्रोथ आनी चाहिए कि 7.2% की ग्रोथ देखने को मिलेगी सर, जो आरबीआई के एस्टिमेट के मुताबिक है, और कितना बड़ा चैलेंज हो जाएगा इस समय। अब एक ही चीज देखिए। होता है कि सरकारी खर्चा बढ़ जाए। क्या आप जी। एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सरकारी खर्चा अगली छमाही में बहुत तेज गति से बढ़ेगा? अभी तो ये जो निकला है इलेक्शन का फेज भी तो था। जी, पहले मैं आपको जो आपका पहला सवाल है उसको लेता हूं कि हमें जब मैथमेटिकली देखें तो हमें बाकी के 2 क्वार्टर्स में 8% से ऊपर जाना पड़ेगा अगर हमें आरबीआई के उन एस्टिमेट्स के आसपास रहना है, 7.2 के या 7 के आस, क्योंकि अब 5.4 आ गई है। तो ये तो बड़ा सिंपल मैथमेटिक्स है, आप एवरेज निकालेंगे तो आपको अगर वो मेंटेन करना है तो आपको 8 से ऊपर जाना पड़ेगा, और दोनों क्वार्टर्स में 8 से ऊपर बना रहना पड़ेगा। दूसरा, आपने बड़ा अच्छा जो दूसरा इंजन है अर्थव्यवस्था का, जिसको हम गवर्नमेंट स्पेंडिंग कहते हैं, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इलेक्शंस की वजह से जो एक स्टेलमेट हो जाता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, नए प्रोजेक्ट्स की घोषणा नहीं करी जाती, फिर नई सरकार आती है, शपथ लेती है, और ये देश तो, रजत आप मेरे से पूछें कि ऑलमोस्ट पूरे साल इलेक्शन मोड में रहता है। कभी कहीं इलेक्शन है, कभी कहीं इलेक्शन है, अभी महाराष्ट्र के, झारखंड के खत्म हुए, अब दिल्ली के इलेक्शन की तैयारी हो गई। तो इस तरीके से अगर सारे साल ही इलेक्शन में नेता लोग, यानी कि जो करता धरता है, जो लोग डिसीजन लेते हैं, जिनके हाथ में कमान है, जिनके हाथ में वो दस्तखत है कि भाई ये प्रोजेक्ट अब आज से शुरू कर दो, इस पे खर्च शुरू कर दो, वो अगर इलेक्शन मोड में रहेंगे तो लाजमी बात है आपकी जो फाइलें हैं वो टेबल पे पड़ी रहती हैं, अलमारी में पड़ी रहती हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाती हैं। तो बिल्कुल आपने बिल्कुल मैं कहता हूं दुखती हुई नब्ज पे हाथ रखा है कि ये जो फिसल पट्टी दिख रही है, जो नीचे की तरफ ग्रोथ आ रही है, स्लो डाउन दिख रहा है, ये मुझे लग रहा है चिंता की बात है। हम चाइना की बात करते थे रजत, कि चाइना अब 4-4.5% पे ग्रो करता है, कहाँ इस समय 11-10-11% पे ग्रो करता था, हम लोग 5-6 पे चलते थे, हम आज 7-8 पे आ गए, चाइना पीछे निकल गया। मुझे लग रहा है जिस प्रकार से एफ आई आईज और एफ पी आईज ने पिछले कुछ महीने में 2 लाख करोड़ से ऊपर का माल यहाँ बेचा है, 2 महीने की मैं बात कर लूं, ज्यादा पीछे क्यों जाऊं, और यहां से हटा के कुछ माल चाइना की तरफ गया है, तो कुछ तो चाइना में ऐसा है जो उनको दिख रहा है कि ये अब 4.5% की ग्रोथ वापस आती दिखेगी। ऐसा ना हो कि ये रोल रिवर्सल हो जाए कि भारत जो है 4-4.5% पर आ जाए ये फिसलते फिसलते, और चाइना फिर एक बार 7-8% पे चला नहीं, जाए। पर वो जो चाइना में पैसा जा रहा था वो तो सीएलएस से बोल रहा है कि हम वापस ले रहे हैं, हम फिर से इंडिया में ही आ रहे हैं, हमको इंडिया पे ज्यादा भरोसा है। जैसे ही ट्रम्प सरकार बनी ना इस बार, तो उनका हाँ। वो यू टर्न हो गया, वो चाइना से पैसा खींच के दोबारा से इंडिया में मैं डालने को तैयार है। रजत, अगर आप कल के एफपीआई के आंकड़े देखें, आप तो स्टॉक मार्केट के भारती हैं, आप स्टॉक मार्केट को बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं। 2 दिन की जो हमने नेट बाइंग देखी, और कल 11,000 करोड़ का 3 अक्टूबर के बाद, मैं मेरे पास डेटा होता है, 3 अक्टूबर के बाद सबसे बड़ी सेलिंग कल दिखाई दी है। आज के आंकड़े अभी हम शाम को देखते हैं, पर मैं अभी फिलहाल कल की बात कर लूं, 11,000 करोड़ से भी बल्कि पौने 12,000 करोड़ की कल एफ आई आई की सेलिंग हुई है। तो मुझे लग रहा है, देखिए, मैं ये हमारा स्टॉक मार्केट शो नहीं है, हम जीडीपी की बात कर रहे हैं, उससे कोई इसका, पर उससे कहीं इसका एक संबंध इसलिए जुड़ता है, मैं इसको दो चीजों को जोड़ना चाह रहा हूं, क्योंकि ये जो एफ आई आईज होते हैं, ये आंख बंद करके पैसा नहीं फेंकते हैं। ऐसे नहीं है जो भारत में कुछ ट्रेडर्स हैं, किसी ने कहा, दोस्त ने कहा, अरे यार ये वाला स्टॉक ले लें, अरे चलो उठा लेते हैं, इसमें तुम शॉर्ट कर दो, इसमें लॉन्ग कर दो। इनके पीछे बहुत गहरी रिसर्च होती है, इनके पीछे रेटिंग एजेंसीज होती हैं। आपने सीएलएसए की बात करी, उसमें जेफरीज है, सीएलएसए है, एचएसबीसी है, सिटी बैंक है, मूडीज है, बहुत सारी रेटिंग एजेंसीज, और भर भर के इनके पास डेटा होता है। इनके पास आजकल ये एआई भी यूज कर रहे हैं एनालिसिस के लिए, ये इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस भी कर लेते हैं, खाली उस सेक्टर और उस कंपनी का नहीं जहां ये निवेश करने जा रहे हैं, ये पूरा मैक्रो लेवल पर देश का भी एनालिसिस कर लेते हैं। तो मुझे लग रहा है कि कहीं आहट एक सुनाई दे रही है स्लो डाउन की, और रेड फ्लैग ये मुझे लग रहा है सरकार के लिए होना चाहिए कि अगर आपको जो प्रॉब्लम आती दिख रही है, अगर उसकी पहले से भनक लग जाती है, तो हम बजाय प्रॉब्लम आने पर उसका इलाज करें, हम उसका पहले से इलाज करें। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, वो इंजन जिसको सरकार रफ्तार दे सकती है वो है गवर्नमेंट स्पेंडिंग। और गवर्नमेंट स्पेंडिंग में पीछे ढीला रहा, ये बात सच है, इलेक्शन की वजह से, या सरकार फिस्कल डेफिसिट को मैनेज करने में बिजी थी कि फिस्कल डेफिसिट को हमें ठीक रखना है, एफडीआई आता रहे, देश की रेटिंग ठीक रहे, देश की इमेज ठीक रहे, देश में निवेश आता रहे, तो आपको फिस्कल डेफिसिट, प्रूडेंट मैनेजमेंट जिसको फिस्कल प्रूडेंस बोलते हैं, वो करते रहना होता है। पर अगर इकोनॉमिक स्लो डाउन नजर आ रहा है आगे कहीं, और जो आपने जो बिल्कुल क्वार्टर के आंकड़े बोले, क्वार्टर दर क्वार्टर देखें तो वो कहीं भी ऊपर नहीं गया, नीचे ही नीचे, नीचे ही नीचे। आप ये समझिए रजत कि अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है, मैं दिवाली वाले क्वार्टर को मैं थोड़ा सा एक्सेप्शन मानता हूं, अब जो जनवरी में, फरवरी में हम अगली बार जब इसको डिस्कस करेंगे, पर अगर आप उसको छोड़ दें, और हमें ये नहीं भूलना चाहिए
कि वैश्विक स्तर पर कोई ऐसी आपको दिवाली वाली खबर नहीं मिल रही है। वैश्विक स्तर पर आप देखें तो जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ी हुई है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। और ट्रंप साहब ने तो आने से पहले ही ट्रेड वॉर्स की घोषणा कर दी है। उन्होंने चाइना, मेक्सिको को, भारत का उन्होंने अभी नाम नहीं लिया है। मान लीजिए भारत के भी गुड्स टैरिफ पे आए, और ट्रंप साहब बहुत अनप्रिडिक्टेबल माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है, दुनिया भर में मशहूर है वो। उनके नजदीक के कुछ लोग हैं जिनको मैं जानता हूं, वो बोलते हैं उनका कुछ पता नहीं। उन्होंने कल को भारत का भी नाम ले दिया तो यहां तो हम $800 बिलियन फाइनेंशियल ईयर 25 में, कल सरकार की तरफ से एक आंकड़ा आया कि हम FY 25 तक $800 बिलियन एक्सपोर्ट पे पहुंच जाएंगे, जो अभी 700 750 के बीच में है। और कहीं ट्रंप साहब ने घोषणा कर दी टैरिफ्स की, तो ये तो वहां भी मुसीबत खड़े होने वाली। तो मुझे लग रहा है कि इस समय सरकार का वो जो इंजन है जिसका आपने जिक्र किया, बहुत पते की बात आपने करी है, उस इंजन को पूरी तरह से फायर करना चाहिए, जिससे पैसा अर्थव्यवस्था में आए, लिक्विडिटी आए। क्योंकि क्रेडिट इनटेक भी, रजत, वो बढ़ रहा है, और क्रेडिट इनटेक बढ़ना और माइक्रो क्रेडिट में डिफॉल्ट्स भी बढ़ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कहीं आपको बहुत सारे इकोनॉमिक में क्या होता है कि आपके जैसे एंटीना लगा होता है ना, तो कई सारी चीजें आप पकड़ते हैं, इधर से आ रहा है कुछ, उधर से आ रहा है। वो जो सेंसर्स हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स ये बता रहे हैं कि कुछ संकेत है। और जीडीपी का आंकड़ा तो एक कहावत होती है हिंदी में जिसको बोलते हैं हाथी के पैर में सबका पैर। तो वो तो जीडीपी का आंकड़ा तो आपको ओवरऑल पॉइंट कर देता है, पर इसके अलावा बाकी इंडिकेटर्स को भी तो सरकार ने, बिल्कुल आपने ठीक कहा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को इस समय एक्सेलरेटर दबा देना चाहिए। अगर उनका प्लान नहीं भी है तो कम से कम इन आंकड़ों को देखने के बाद, ये आंकड़े खाली हम, आप और बिस तक के व्यूअर्स नहीं देखते, ये आंकड़े सरकार के कॉरिडोर्स में भी बड़ी बारीकी से देखे जाते हैं। मुझे लग रहा है कि अब बिल्कुल समय आ गया है कि बिल्कुल कंजूसी नहीं कर देनी चाहिए, कॉफर्स को खोल देना चाहिए। आपके जो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको शुरू कर देना चाहिए। जहां जहां फाइलें रुकी हुई थी उनको गति शक्ति, और जो प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया, ऐसे अब कई गति शक्ति की जरूरत है, वरना इस जीडीपी की गति मुझे लग रहा है आगे खतरे में पड़ सकती है। रजत, सरकार ने बजट में दिया था 11.11 लाख करोड़ रुपीस का कैपेक्स का टारगेट। और उसको आप ये समझते हो कि सिर्फ सरकारी खर्चे से अगर हम बात करें कि जीडीपी ग्रोथ लौट आएगी तो लौट आएगी? क्योंकि अभी प्रॉब्लम ये है कि प्राइवेट कंपनीज ने जो आउटलुक शेयर किया है पोस्ट Q2 रिजल्ट, वो ही जी, ठीक नहीं लग रहा। तो ऐसे मूड माहौल में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए क्या निजी क्षेत्र की कंपनियां कैपेक्स पे खर्चा करेंगी? इस बार मैन्युफैक्चरिंग का जो आंकड़ा है, जो देश की इकोनॉमी में 14% जो कंट्रीब्यूट करता है, वो आंकड़ा अगर पिछली बार से कंपेयर करो तो पिछली बार 14.3% की ग्रोथ थी, जी, और इस बार वो ग्रोथ आ गई है 2.2% की मैन्युफैक्चरिंग में। बिल्कुल तो आपने बिल्कुल रजत, आपने आपने मेरे मुंह की बात छीनी, क्योंकि मैं इस तीसरे इंजन पे आ रहा था। पहला इंजन हमने कंजम्पशन डिस्कस किया, दूसरा इंजन आपने उठाया गवर्नमेंट स्पेंडिंग का, ये तीसरा इंजन आ गया। हम लोग इंजन, चौथा इंजन एक्सपोर्ट होता है। अब हम बात करें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की, बहुत ही खतरा। क्योंकि देखिए, अगर डिमांड स्लो डाउन होगी तो बड़ा आसान है इसको समझना। इसके लिए कोई आपको बहुत गहन अर्थशास्त्र की जरूरत नहीं है। अगर मेरा सामान दुकान पे नहीं बिक रहा है और वो सामान आ रहा है रिटेलर के पास, तो होलसेलर, मैं पीछे की तरफ चलता हूं, होलसेलर से, होलसेलर के पास आ रहा है स्टॉकिस्ट से, स्टॉकिस्ट के पास आ रहा है आपका सोल डिस्ट्रीब्यूटिंग एजेंट, या जो भी नाम कंपनियां देती हैं, और वहां से वहां ऊपर आ रहा है फैक्ट्री से। मुझे बताइए कि अगर मैं जाके एज ए ग्राहक वो सामान शेल्फ पर से नहीं उठाऊंगा, तो पीछे से ये जो पूरी चेन है ये उसको फैक्ट्री से नहीं उठाएगी। और अगर फैक्ट्री से नहीं उठाएगी तो फैक्ट्री की प्रोडक्शन अपने आप कम होगी। और अगर फैक्ट्री की प्रोडक्शन कम होती है तो मुझे कोई ये जवाब दे कि मैं क्यों एक्सपेंशन करूंगा, मैं केपेक्स पर क्यों खर्च करूंगा, मैं एक और फैक्ट्री क्यों लगाऊंगा, मैं अपनी कैपेसिटी जो मेरी अनयूज पड़ी है 2 शेड्स में, मैं क्यों उसको चालू करूंगा, मैं एक फैक्ट्री की जगह 3 फैक्ट्री क्यों करूंगा। तो मुझे लगता है ये सारा का सारा खेल इस कंजम्पशन वाले इंजन से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये 2% आ गया और चिंता की बात है। क्योंकि मुझे याद है हमारी जो वित्त मंत्री महोदया हैं, मिसेस निर्मला सीतारमन, उन्होंने आज से करीब मेरे ख्याल 60 1.5 साल हो गया होगा, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कहीं पर, अनलीश द एनिमल स्पिरिट। इसका अर्थ यह था, उन्होंने इंडस्ट्री को बोला था कि अब आप, हम तो खर्च कर रहे हैं, भाई आप भी कंधे से कंधा मिलाए। सरकार ने तो अपना खजाना खोल दिया है, ब्रिजेस बन रहे हैं, पोर्ट्स बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं, ना जाने क्या क्या हो रहा है। आप भी कुछ आइए ना, आके कुछ तो आप हमको मैच करिए। तो कुछ हद तक वो दिखाई दिया था। अब मुझे लग रहा है ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट ने अपने खजानों में, तिजोरियों में ताला लगा दिया है, बैंकों से पैसा नहीं निकाल रहे हैं, या उनके पास कैश फ्लो की प्रॉब्लम है, जो भी कारण है, पर उसका नेट रिजल्ट ये है कि केपेक्स बहुत स्लो हो गया है। केपेक्स स्लो होना
कंजम्पशन स्लो डाउन को विंडिकेट करता है। हम अंग्रेजी में शब्द इस्तेमाल करते हैं विंडिकेट, कि केपेक्स स्लो का मतलब है कि नीचे जहां जाके सामान बिक रहा है वहां पर सामान नहीं बिक रहा, तो उनको जरूरत नहीं महसूस हो रही है इस समय कि हम पैसा लगा, उनको लगता है हम पैसा फंसा लेंगे, पहले जो फैक्ट्री है भैया वही पूरी नहीं काम कर पा रही, तो मैं दूसरी फैक्ट्री, तीसरी फैक्ट्री या उसको एक्सपैंड करके दूसरी जगह मैं क्यों लगाना चाहूंगा। तो ये केपेक्स भी इस बात का सूचक है। देखिए केपेक्स, रजत, मैं मानता हूं कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो एक आउटकम है। आउटकम किस चीज की है? कंजम्पशन की, डिमांड की, सरकार की पॉलिसीज की, सरकार द्वारा दी गई इंसेंटिव्स की, और उस माहौल में आपका प्रोडक्ट कितना ग्राहक मांग रहे हैं, अगर मैं इसको आसान भाषा में बोलूं तो अगर वो नहीं हो रहा है तो नेचुरल बात है कि आप सरकार को कान खड़े हो जाने चाहिए कि भाई जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कुछ एक जगह रजत क्या होता है, आपने ये समिट किया, आपने कुछ किया, वहां पर कमिटमेंट करा लिया, आप देखे होंगे राज्यों में बहुत सारे समिट किए जाते हैं, अलग 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 नाम से किए जाते हैं, वहां पर कुछ इंडस्ट्रीज को बुलाया जाता है, एमओयू साइन हो जाते हैं। पर आप ध्यान देंगे कि जो एमओयू साइन हुए हैं उसमें से जमीनी तौर पर बाद में कुछ महीने बाद उसकी असलियत, उस टाइम तो सब माला पहना ली, ताली बजा दी, ये हमारा इतनी बड़ी निवेश आ रही है, पर बाद में क्या होता है कि जमीनी तौर पर जब वो इंडस्ट्रियलिस्ट सर्वे करता है उस जगह का, और वो जब डिमांड का आकलन करता है और बाकी चीजें भी देखता है, पर मैं यहाँ पर खाली डिमांड की बात कर रहा हूँ, लॉ एंड ऑर्डर और ये सब तो बात की बात है, जब वो डिमांड देखता है कि इतनी डिमांड यहाँ नहीं है, तो वो फिर थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है। तो मुझे लग रहा है कि सरकार को इंडस्ट्री की भी थोड़ी सी हैंड होल्डिंग करनी चाहिए, या ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि आप और मैं जाके पहले से ज्यादा सामान दुकान से खरीदें। और रजत, बहुत बड़ी सरकार एक कदम जो उठा सकती है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने का, प्राइवेट स्पेंडिंग का, मुझे लगता है, आपकी इजाजत से मैं इसका यहां जरूर जिक्र करना चाहूंगा, मुझे लगता है ये जो खाने पीने की चीजों पे महंगाई है, इसकी वजह से इनकम स्क्वीज हो गया है। और रजत, शायद ये आंकड़ा, मुझे नहीं पता कि हमारे बिस्तक के जो फॉलोअर्स हैं और व्यूअर्स हैं उनके पास ये आंकड़ा है कि नहीं, कि हम 140 करोड़ हैं और उसमें से 90% लोग, ध्यान दीजिएगा इस आंकड़े पे, आई एम श्योर आप तो दिन रात इकोनॉमिक्स के ऊपर बोलते हैं, शो करते हैं, 90% लोग 25,000 रुपए महीना से कम कमाते हैं। अब मुझे ये बताइए कि अगर 126 करोड़ लोग इस देश में 25,000 रुपए या उससे कम कमाते हैं, अगर मैं इसको पलट दूं तो केवल 10% लोग ऐसे हैं जो कि 25,000 रुपए, यानी कि 14 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि 25,000 रुपए या उससे ऊपर कमाते हैं। तो जब 25,000 रुपए कमाने वाला या उससे कम कमाने वाला, अगर उसका महंगाई का उस पर असर होगा, उसका बजट एक लाख कमाने वाले से जल्दी बिगड़ेगा, क्योंकि अगर वो खाने पे महीने में 10,000 रुपए खर्च करता था और अब उसको रजत 15,000 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, तो उसके पास बचे 10,000 रुपए, जिसमें उसको बच्चों की फीस भी देनी है, उसको मकान का किराया भी देना है, उसको अपने मोटरसाइकिल स्कूटर का पेट्रोल भी देना है। मुझे ये बताइए कि वो अगर रिलायंस सुपरमार्ट पे चला जाता है, किसी भी स्टोर पे, बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर पे चला जाता है, वो कितना सामान खरीद पाएगा। और ये मैं आपको थियोरिटिकल बात नहीं बता रहा हूं, मैं ऐसे करीब 100-200 लोगों से महीने में जरूर बात करता हूं कि भाई अब आपका क्या हाल है जमीनी तौर पे। वो ये बोलते हैं, साहब हम तो जाते हैं, बल्कि बच्चों को साथ लेके जाते हैं, बच्चे कहते हैं एक ये पैकेट भी उठा लो, एक ये महंगा वाला साबुन बॉडी वॉश उठा लो, हमने तो कभी बट्टी इस्तेमाल करते थे। मैं कहता हूं कि तो पैसे नहीं बचे भैया, सारा तो घी आटे तेल में चला गया। तो मुझे लग रहा है सरकार अगर महंगाई पर लगाम लगा देती है, ये मैं एक ऐसा तरीका बता रहा हूं जिससे कंजम्पशन आप सुधार सकते हैं। सर और आंकड़े आते हैं महंगाई, महंगाई के और सरकार बोलती है महंगाई कम हो रही है, आरबीआई भी बोलता है महंगाई कम हो रही है। और हम हर बार देखते हैं इन्फ्लेशन नंबर्स, पिछले अगर 1.5 साल में देखो तो वाकई परसेंटेज वाइज तो कम हुए हैं। और ऊपर से अब क्या होगा, अब सरकार बोलेगी आरबीआई को कि आप ब्याज दरें कम करो, आरबीआई बोलेगा मेरा काम नहीं है ग्रोथ को लेके आना, मेरा काम है जी मॉनेटरी पॉलिसी को संभालना, तो जब टाइम जी, टाइम आएगा तो फिर मैं ब्याज दरें कम करूंगा अपने हिसाब से। तो ये तो सर टसल ही ना हो जाए, हमको तो तालमेल बिठाना था सरकार की पॉलिसीज के बीच में और आरबीआई के बीच में, ये तो कहीं एक दूसरे के ऊपर ठीकरा ना फोड़ दें। नहीं वो मुझे रजत लगता नहीं कि ठीकरा फोड़ेंगे, क्योंकि आप और हम दोनों जानते हैं कि अल्टीमेटली आरबीआई भले ही एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, पर वो जहां तक मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसको ध्यान में रखते चलता है, मॉनेटरी पॉलिसी का मॉनिटर तो है ही है वो, पर उसके अलावा एक बैलेंस बना के चलना पड़ता है ग्रोथ और इंटरेस्ट रेट्स के बीच में। तो अगर देखिए हेडलाइन इन्फ्लेशन, अभी भी आपने ठीक कहा, हेडलाइन इन्फ्लेशन बहुत चिंता की बात नहीं है, पर यहाँ परेशान मैंने इसीलिए रजत, ये जो 25,000 वाला मैंने एग्जाम्पल उठाया, उसका उठाने का कारण मुख्य क्या था कि मैं सिर्फ जहां पर दर्द है वहां पर मैं इलाज करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं पूरे शरीर का इलाज नहीं कर रहा हूं। अगर मेरी माँ के
इस हिस्से में दर्द है, तो मैं सिर्फ वहीं पर मल्लम लगा रहा हूं कि आप अगर ये जो खाने पीने की इन्फ्लेशन है, आज भी आप जाएंगे, आप और हम भी जाएं, हम तो 25,000 रुपए महीने से ऊपर कमाते होंगे, हम भी जाएं तो हम भी खाने पीने की चीज आप उठाएंगे तो आप देखेंगे कि अगर आप 4,000 रुपए खर्च करते थे, अब आपका 5-6 हजार बिल आता। और ये मैं बेसिक चीजों की, मैं एडिबल ऑयल्स की बात कर रहा हूँ, रोजमर्रा जो हम सब्जियां खरीदते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। और मुझे लगता है, मैं रजत सोल्यूशन पे आना चाहता था, क्योंकि आपने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात की थी, आपने गवर्नमेंट स्पेंडिंग की बात की थी, और मुझे लगता है इसका सोल्यूशन है। इसको हम ला इलाज नहीं समझें, ये जो क्योंकि सीधा सीधा जीडीपी से जुड़ा हुआ है, कंजम्पशन से जुड़ा हुआ है, तो इसका यहाँ जिक्र करना आपकी इजाजत से बहुत जरूरी है। और बड़ा इसका आसान इलाज ये है कि आपको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मैं 4 मिनिस्ट्रीज का नाम ले रहा हूं, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, फाइनेंस मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री। मुझे लगता है इन 4 मिनिस्ट्रीज को मिला के आप करीब करीब सारे के सारे गुड्स को और उनके रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स को कवर कर लेते हैं। अगर ये 4 मिनिस्ट्रीज मिलकर काम करें तो हमारी जो सप्लाई चेन है वो बहुत लंबी है रजत। बीच में जो कमाते हैं ना लोग, बहुत लंबे हैं। अगर मैं एक टूथपेस्ट लूं, वहां से चलता है, अभी मैंने जिक्र किया, स्टॉकिस्ट है, डिस्ट्रीब्यूटर है, सोल सेलिंग एजेंट है, होलसेलर है, फिर रिटेलर है, फिर कहीं जाके हाथ। और जितने लोग बिजनेस कर रहे हैं, मुफ्त कोई खराब पे तो बैठे नहीं है, उनको सबको प्रॉफिट चाहिए, चाहे 2 रुपए प्रॉफिट हो, 5 रुपए प्रॉफिट हो, 10 रुपए। मुझे लगता है जब तक वो हाथ में पहुंचता है ग्राहक के, तब तक सामान बहुत महंगा हो जाता है। और खासकर मैं यहां पर सब्जियों का जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि सब्जियों ने लोगों का बजट बिगाड़ा है, और दालों ने और एडिबल ऑयल्स ने लोगों का बजट बिगाड़ा है। उससे सीधा सीधा कंजम्पशन प्रभावित हुई है। अगर आज कंजम्पशन को मैं कारण मानता हूं जीडीपी में गिरने का सबसे टॉप पर, उसका वजह महंगाई बहुत बड़ा है। क्योंकि सब्जी अगर चल के, किसान रोता है रजत कि मैंने 10 रुपए किलो आलू बेचा, ग्राहक रोता है कि मैंने 100 रुपए किलो आलू खरीदा। अरे भाई, बेचने वाला भी रो रहा है, खरीदने वाला भी रो रहा है, तो बीच में कौन है जो हंस रहा है? कौन? मैं बताता हूं आपको। बीच में जो आड़ती है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जो होलसेलर है, जो मंडी में बैठा है, जो ठेली पे ले रहा है, दुकान पे, आप सब जगह 10-10, 20-20 रुपए जोड़ते जाइए। ग्राहक खरीदते टाइम रो रहा है, किसान बेचते टाइम रो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो चेन है, और दूसरा, जब 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 महंगाई देखी गई है खाने पीने की चीजों पे, तो साथ में होर्डिंग भी देखी गई है, जिसको जमाखोरी कहते हैं। तो मुझे लगता है ये 4 मिनिस्ट्रीज अगर कोऑर्डिनेशन में काम करें, तो मेरे एक अपनी कैलकुलेशन, हमने इस पे एक रिसर्च करी थी और बहुत इस पे गहन, मैंने उस पे एक पेपर लिखने की भी कोशिश करी थी। मुझे लगता है इस महंगाई को आपको इन कोऑर्डिनेशन लगाम लगा सकते हैं, क्योंकि आप जमाखोर कहां पर बैठे हैं, कहां कौन सब्जियों को स्टोर कर लेता है, आर्टिफिशियली वो महंगी हो जाती हैं। सरकार को आके टमाटर बेचने पड़ते हैं, सरकार को आके प्याज बेचना पड़ता है। सरकार का ये काम थोड़ी है कि टमाटर प्याज बेचे, सरकार को सब्जी वाला बन जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सरकार को लगता है अगर 100 भैया 120 रुपए प्याज पहुंच गया, तो ये तो लोगों की आंखों में आंसू काटते टाइम ही नहीं लाएगा, बिना काटे भी लाएगा। तो मुझे लगता है फूड कि बैंक चला जाएगा। इन्फ्लेशन, रजत, बहुत बड़ा एक कारण है कंजम्पशन को, अगर आपने इंप्रूव करना है रजत। हाँ, लेकिन सर ये आरबीआई हमेशा बोलते हैं सप्लाई साइड इशू, जैसे आप बता रहे हो, ऊपर से वो यही बोलेंगे कि ये तो सरकार का काम है ग्रोथ को लौटाना। तो अभी आप क्या समझते हो कि अगर ब्याज दरों में कमी कर दे आरबीआई, तो इससे कुछ राहत मिल सकती है? स्लो डाउन तो साफ तौर पर पता लग ही रहा है, कंपनियों ने भी बोल दिया, आउटलुक भी शेयर कर दिया, क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स भी हमने देख लिए खराब, उसके बाद फिर क्वार्टर 2 जीडीपी के नंबर्स भी देख लिए, स्लो डाउन दिखता है। तो आरबीआई क्या इस बार ट्रिगर दबा देगा ब्याज दरों में कटौती का दिसंबर 6 को? बहुत बड़ा डायलमा रहेगा रजत आरबीआई के सामने। इट विल बी $1 बिलियन क्वेश्चन, अंग्रेजी में बोलते हैं। क्योंकि अगर वो स्लो डाउन करता है, कट करता है, तो एक तरफ 6% से ऊपर महंगाई खड़ी हुई है, और अगर नहीं करता है तो ये जीडीपी के आंकड़े सिर पे खड़े हुए हैं। तो आगे कुआं पीछे खाई, ये मैं कहावत एक पुरानी है, वो मुझे लगता है आरबीआई के सामने इस बार सिचुएशन है। पर अब इस जीडीपी के आंकड़े को देखते हुए, अब तो आपकी जीडीपी 5.4 रह गई और आपकी महंगाई 6.1 हो गई, तो मुझे 6.2 हो गई। तो मुझे लग रहा है आरबीआई के सामने बहुत ही ट्रिकी होगा। पर जहां तक मैं आरबीआई के गवर्नर साहब को जानता हूं, शक्तिकांत दास साहब को, और आप भी उनको बहुत क्लोजली, आपके साथ मैंने मॉनेटरी पॉलिसी पे शोज भी हुए हैं, मुझे लगता है वो बहुत ही कॉशियस चलते हैं। वो बिल्कुल भी एडवेंचर नहीं करते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। तो जब तक महंगाई 6% से ऊपर है, मुझे और अर्थशास्त्र में भी इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स, मैंने डॉक्टरेट किया हुआ है इकोनॉमिक्स में, तो उसमें चॉइस दी जाती है कि अगर ग्रोथ और इन्फ्लेशन के बीच में आपके पास चॉइस है, एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई, तो वो कहते हैं ज्यादा गहरी खाई होती है, कम गहरा कुआं होता है, तो आप कुएं में कूद जाइए। मतलब इसका कहने का यह है, पहले आप महंगाई पे लगाम लगाइए, उसके बाद आप ग्रोथ को देखिए।
ये एक जनरल इकोनॉमिक प्रिंसिपल हमको इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है। तो मुझे लगता है कि अगर महंगाई, रजत, आपके जवाब प्रश्न का मैं सीधा जवाब दूं, अगर महंगाई 6% से ऊपर रही अभी भी, या 6 के आसपास रही, तो मुझे नहीं लगता कि ब्याज दरों में कोई कटौती होगी। वो स्टेटस को बने रहने का है, क्योंकि वो बार बार बोलते हैं कि ये खाने पीने की महंगाई यार जिद्दी बहुत है, कितना भी कुछ कर रहे हैं ये नीचे नहीं आके देती है। तो और वो ये इस बात को जानते ही होंगे कि भाई ये तो सरकार के हाथ में है, इसमें आरबीआई क्या करेगा। अब अगर सब्जियां महंगी बिक रही है तो आरबीआई थोड़ी ना जाके ठेली वाले को कहेगा भैया टमाटर तुम काहे 100 रुपए किलो बेच रहे हो, इसको कम करो आप। वो ये इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। तो आरबीआई के सामने एक बहुत डायलमा जिसको कहते हैं, डाइकॉटमी होगी कि इधर जाए कि उधर जाए, ये करते हैं तो वो होता है, वो करते हैं तो ये होता है। तो मुझे लग रहा है कि मुझे नहीं लगता है कि ब्याज दरों में कटौती होगी। हाँ, अगर आप अमेरिकन मार्केट्स को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि हमें कई बार अमेरिकन फेड को अपनी मर्जी से या अपनी गैर मर्जी से हमें फ्लाइट ऑफ कैपिटल को रोकने के लिए हमें कई बार करना पड़ता है। अमेरिकन ने बहुत बड़ा कट आया, हालांकि वहां भी बहुत बड़े कट की उम्मीद नहीं है, 25 बेसिस पॉइंट से तो ज्यादा। 7 दिसंबर को फेड की बैठक है, मुझे नहीं लगता कि 25 बेसिस पॉइंट से वहां भी कोई एडवेंचर किया जाएगा। नहीं, उनके तो मिड ऑफ दिसंबर में, उनकी फेड फेड की मिड ऑफ दिसंबर में होगी इस बार आई एम बैठक। सॉरी, हाँ मेरे हमारे आरबीआई की शायद 7 दिसंबर को है। जी सर, मैं ठीक। दोनों को उनको नजदीक लाने के चक्कर में डेट ही मिक्सअप कर गया। तो मुझे लग नहीं रहा है रजत पर्सनली के कोई कट होगा। अब इस जीडीपी के आंकड़ों को देखते हुए थोड़ी उम्मीद बनी है, और थोड़ी सी उम्मीद बनी है कि क्योंकि आप जब ब्याज दरें बढ़ाएंगे तो ग्रोथ पर असर होगा। हो सकता है उनको सरकार की तरफ से प्रेशर आए। और पीछे तो आपको याद होगा रजत, एक दो सरकार की तरफ से आवाज भी उठी थी कि भाई इतनी ऊंची ब्याज दरें अब नहीं रखनी चाहिए। जी। तो आरबीआई के गवर्नर साहब क्या करते हैं ये तो राज की बात है। बाकी हाँ, ये जीडीपी के आंकड़ों ने कुछ उम्मीद शायद बना दी है कि कहीं सोचा जा सकता है। पर स्टेटस को आप महंगाई देखें तो मुझे नहीं लगता। आप हर बार क्लास में फर्स्ट आते हो, तो बताओ सबकी नजरों में तो आप खलोगे ही खलोगे। अब एक बात बताओ, जब हम इतने माइक्रो लेवल पे डिस्कस कर रहे हैं, तो सर ये टॉप के कॉर्पोरेट्स पे भी तो ये चीजें इम्पैक्ट करती हैं। जिस तरीके से टॉप कॉर्पोरेट्स इंडिया के परफॉर्म करेंगे, वो भी तो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेंगे स्ट्रांगली। और ऐसे में अगर किसी कॉर्पोरेट पर ही बहुत बड़े बड़े सवाल लगा दो, आप उसके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट्स में केसेस फाइल कर दो, तो वो भी तो एक जीडीपी पे बहुत इंपैक्ट डाल सकते हैं। ग्रोथ में स्लो डाउन का एक वो भी तो असर देखने को मिलेगा, क्योंकि वो जो बड़ा कॉर्पोरेट है, वो रकम नहीं जुटा पाएगा बाजार में अपने कैपेक्स के लिए, ग्रोथ बहुत प्रभावित होगी, और उसका एक्सपोजर देश में हर बड़ी इंडस्ट्री में लगभग है। मेरा बिल्कुल सवाल अदानी ग्रुप के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल रजत, मैं समझ गया था आप किसका जिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, कॉर्पोरेट्स। और अगर आप अभी कॉर्पोरेट रिजल्ट्स देखेंगे जो हमारे अक्टूबर के रिजल्ट्स आए हैं, मुझे लगता है वो रिजल्ट सितंबर के रिजल्ट्स आए हैं, वो रिजल्ट्स अपने आप में बताते हैं कि आपको बहुत ही मिक्स्ड रिजल्ट्स आए हैं। कोई बहुत, हम लोग बोलते हैं बल्ले बल्ले वाले रिजल्ट नहीं है। वो रिजल्ट बहुत बहुत ही मॉडरेट है। बहुत कुछ कंपनीज की परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छी नहीं है जहां उम्मीद थी, कुछ एक ने बहुत अच्छा किया है। पर ज्यादातर कंपनीज ओवरऑल मैं इसको रिजल्ट के लिए बहुत ही एक्सेलेंट सीजन नहीं मानता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा। अगर हम कॉर्पोरेट्स के खिलाफ हो जाएंगे और कॉर्पोरेट्स के खिलाफ बोलने लग जाएंगे, कॉर्पोरेट्स के खिलाफ इंटरनेशनल एजेंडा और प्रोपोगेंडा चलने लग जाएगा, और हम उनको सुनने लग जाएंगे कि एक विदेशी भूमि से किसी कोर्ट की जजमेंट बिना लोकस स्टैंड आए के यहाँ पर किसी कॉर्पोरेट को इम्प्लीकेट कर देगी, उसको इंडाइट कर देगी, उसकी वजह से हम कॉर्पोरेट के लिए ये इंप्रेशन बना लेंगे कि ये तो रिश्वतखोरी करते हैं या ये चोर हैं। तो यही कॉर्पोरेट्स हैं जो लाखों करोड़ों लोगों को नौकरी दी हुई है। यही कॉर्पोरेट्स हैं जो लाखों, सबसे ज्यादा टैक्स में कंट्रीब्यूशन इन्हीं कॉर्पोरेट्स की वजह से आता है। सबसे ज्यादा सामान आप जो जाके खरीदते हैं और वो आपको क्वालिटी वगैरह वो इन्हीं की वजह से मिलती है। तो मुझे लगता है कि इन कॉर्पोरेट्स के हमें खिलाफ नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आपकी इन्वेस्टिगेशन में कुछ सच में निकल के आता है, भारत की किसी एजेंसी ने इन्वेस्टिगेशन किया है, भारत के किसी कोर्ट ने जजमेंट दिया है, तो हम उसको यकीन करेंगे। पर अगर किसी विदेशी भूमि से इस तरीके की बात आती है, खासकर, और रजत हकीकत तो यह है कि भारत की ये जो ग्रोथ थी ना, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं थोड़ा सा कैजुअल भी होना चाहूंगा। मुझे पता है आपके शो सर आपको सुन रहे हैं बहुत। सर, हमारे यहाँ बहुत व्यूअर्स कनेक्ट हो गए हैं। और ये तो आपका बड़प्पन है कि आपने बहुत सारी चीजें हमको बहुत ही आसान भाषा में एक्सप्लेन की। आपने बहुत ही डिटेल में ये जीडीपी फिगर्स को हाँ जी, मैंने समझाने की उसको कोशिश की है, जो दर्शकों जमीनी को तौर बहुत ही पे, आसान भाषा में समझ में आ जाए, जी क्योंकि इसमें बहुत लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी, तो मैंने उसको जमीनी तौर पे लिया। और मुझे लगता है कहीं, हालांकि यहाँ पर ये बात यहाँ पर प्लेटफॉर्म पे कहनी ठीक है, कभी कभी क्या होता है ज्यादा जीडीपी नंबर हो तो नजर भी लग जाती है। तो वो लोगों को क्या है कि बहुत सारी ऐसी एजेंसीज हैं रजत जो हम जानते हैं, अब तो बहुत सारे देश के लोग जानते हैं, जिनको अंग्रेजी में हम यूज करते हैं हार्ट बर्न, जिनका वाकई में भारत की ये 7-8% ग्रोथ देख के ना उनका दिल जलता है। और वो दिल जब जलता है ना, तो वो कुछ ना कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं कि इनको गिराओ,
इनके इनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई कंपनी ग्रुप काम कर रहा है, उसको मार मारो। कभी हिंडनबर्ग आ जाएगा, हिंडनबर्ग 1.0 आएगा, हिंडनबर्ग 2.0 होगा। मुझे लगता है अडानी साहब को तो अब आदत ही पड़ गई होगी। एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का आजकल हम नाम सुन रहे हैं, जो कि जिसको रशिया चला रहा है। मैंने एक और नाम दिया उसका कि इंटरकॉन्टिनेंटल डेरोगेटरी मिसाइल, आईसीडीएम, जो वहां से इनके ऊपर बार बार आके गिरती है। तो मुझे लग रहा है कि कॉर्पोरेट्स को आंख पे पट्टी बांध के टारगेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई कॉर्पोरेट, आपने बिल्कुल ठीक कहा, वो फंड नहीं रेस कर पाएगा। अगर वो फंड नहीं रेस कर पाएगा, हम केपेक्स की अभी बात कर रहे थे, कहां से केपेक्स वो करेगा? और ऐसा कॉर्पोरेट जो कि आपके एयरपोर्ट्स में इन्वॉल्व है, जो पोर्ट्स में इन्वॉल्व है, देखिए उनकी सरकार के साथ दोस्ती है, मोदी जी के साथ नाम जोड़ा जाता है। हम उस पॉलिटिक्स में नहीं जाते, हम तो हार्डकोर इकोनॉमिक्स की बात करते हैं कि एक आदमी अगर पोर्ट्स बना रहा है, एयरपोर्ट्स बना रहा है, आपकी सबसे बड़ी स्लम डेवलपमेंट का कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है, तो भाई कोई तो करता ही ना। अब अगर उसको मिल रहा है कॉन्ट्रैक्ट पर, काम तो वो कर रहा है। अब रिश्वतखोरी उसमें है या नहीं है, ये मुझे लगता है भारतीय कोर्ट और एनफोर्समेंट एजेंसीज और जुडिशियल अथॉरिटीज का काम है निर्णय करना। हम इसको कहीं बाहर से आईसीडीएम अगर आ जाती है, उसके बेसिस पे हम ये निर्णय ले लें कि वो कॉर्पोरेट गुड करप्ट है, उसकी स्टॉक मार्केट पे उसके शेयर्स पिटने लग जाते हैं, उसने कहीं फंड रेस करने हैं, फंड रेस करके नया प्रोजेक्ट लगाना है, वो फंड रेस करके वो नया प्रोजेक्ट भी नहीं लगा पाया। और मैं कोई ये कहने में, रजत, मैं कोई अडानी ना अडानी साहब का स्पोक्स पर्सन हूं, ना मैं अडानी साहब की साइड ले रहा हूं। मैं तो एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट से बात कर रहा हूं कि ये वही लोग हैं, तो उनको हमें, मुझे लगता है उनको आंख बंद करके पट्टी बांध के गालियां नहीं देनी चाहिए, उनके बारे में ऐसा खराब इंप्रेशन नहीं बनाना चाहिए। हाँ, अगर भारतीय कोर्ट्स में कुछ प्रूव होता है तो फिर तो कोर्ट ही जजमेंट दे देगा, आप उस पर ओपिनियन बनाते। पर अमेरिका का एक कोर्ट वहां जाके यहाँ के बारे में जजमेंट दे दे हमारे बारे में, तो मैंने तो, आप ज्यादा रजत, मैंने तो ये कहा, हम जाते हैं झुमरी तलैया में, वहां हम एक केस फाइल कर देते हैं कि भाई निकी हेली साहब की वहां पर नेटवर्थ इलेक्शन के दौरान कैसे बढ़ गई। हम हंटर बाइडन साहब ने रिटर्न नहीं फाइल करी 2017-18 में, उनकी कंसल्टेंसी इनकम थी, हम उसका केस यहाँ चला देते हैं। ऐसे तो कोई भी किसी पे कहीं भी कोई केस चला सकता है। तो मुझे लगता है कि इसमें थोड़ी सी लोगों को सेंसिवली और रुक के ठहर के ओपिनियन बनानी चाहिए, जल्दबाजी में कोई ओपिनियन नहीं बनानी चाहिए। दिस स्टेटमेंट इज कंप्लीटली ए पोलिटिकल एंड दिस स्टेटमेंट इज न्यूट्रल ऑफ एनी कॉर्पोरेट ग्रुप। रजत सर, अमेरिका में जो ये नई सरकार हुई है, डोनाल्ड ट्रंप 2.0, टैरिफ्स लगा दी जैसे आप जिक्र कर रहे थे, लगाएंगे। और जब 20 जनवरी को कार्यभार संभालेंगे, राष्ट्रपति पद संभालेंगे डोनाल्ड ट्रंप, तब बात यही हो रही है कि चाइना पे एक्स्ट्रा टैरिफ, एडिशनल टैरिफ्स लगेंगे। फिर मैक्सिको, कनाडा का भी नाम आ रहा है। अब इसका क्या फायदा इंडिया को होगा? क्या अमेरिका की वो जो पॉलिसी है China+1 वाली, उसमें इंडिया बेनिफिट उठा सकता है अभी, और एक्सपोर्ट्स को इससे मदद मिलेगी? देखिए, जो तीन कंट्रीज का आपने जिक्र किया, मेक्सिको, कनाडा, चाइना का, तो जब मैंने भी पहली बार जब ये तीन कंट्रीज का अभी कुछ ही दिन पहले नाम सुना, तो अंदर एक खुशी की लहर दौड़ गई कि इसमें भारत का नाम नहीं है। तो भाई, आप अमेरिका को सामान कहीं ना कहीं से तो चाहिए ना, सबको चाइना से टैरिफ लगा देंगे, महंगा चाइना नहीं भेजेगा, मैक्सिको नहीं भेजेगा, कनाडा नहीं भेजेगा, तो भारत तो उसमें ऑब्वियस चॉइस बन जाता है। भारत का नाम नहीं लिया, मुझे भी खुशी हुई, परंतु अब ये परंतु बहुत काम का है। आप ऑन द सरफेस देखें, आपने जो कहा बिल्कुल ठीक है कि इसका डायरेक्ट फायदा भारत को आ सकता है, थ्योरेटिकल तौर पे हम देखें। पर मुझे लगता है कि विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द प्रेसिडेंट इलेक्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ट्रम्प साहब, वो थोड़े से अनप्रिडिक्टेबल हैं। मुझे लगता है कब उनके दिमाग में क्या चीज आ जाए और कब भारत पे भी उठा के कमेंट कर दे। देखिए, अभी उनकी टीम में भारतीय बहुत हैं, और उन्होंने जो सेक्रेटरी सिलेक्ट किए उसमें से भारत भारत और भारतीयों का जो उनकी कोर ग्रुप है, बहुत बड़ा रोल रहा उनको जिताने में। शायद कम लोग इस बात को जानते होंगे कि भारतीय मूल के लोगों ने उनके लिए बहुत काम किया, और उनकी कोर टीम में बहुत सारे, तो भारत की तरफ उनका सॉफ्ट कॉर्नर है। मोदी जी से जो उनकी बॉन होमी है, जो ट्यूनिंग है, उसको अभी हम एक तरफ रखते हैं। तो भारत का वो बहुत मान करते हैं और भारतीयों को बहुत रिस्पेक्ट से देखते हैं। पर यह भी सच है कि इमिग्रेशन के अगेंस्ट वो बहुत सख्त होने वाले हैं। तो H1B वीजा, जो भारत के आईटी कंपनीज है, इनका बहुत बड़ा सेटअप है, टीसीएस है, इन्फोसिस है, बहुत सारी कंपनीज का वहां पर बहुत बड़ा सेटअप है। और अमेरिका को आप सच पूछें तो अमेरिका को चलाने वाला भारतीय आईटी सिस्टम है। अगर आज भारतीय आईटी सिस्टम अमेरिका से निकाल दिया जाए तो अमेरिका ठप हो जाएगा, ये मैं आपको बड़ी कन्विंसिंगली कह सकता हूं। तो ट्रंप साहब की अनप्रिडिक्टेबिलिटी देखते हुए मैंने ये परंतु लगाया, बट अदरवाइज ऑन द सर्फेस भारत को इसका फायदा होगा। मैंने जैसा कहा कि $800 बिलियन हमारा प्रोजेक्टेड एक्सपोर्ट है FY25 का, कल ही आंकड़ा निकल कर आया। और फिंगर्स क्रॉस, थोड़ा सा ये जियोपॉलिटिकल टेंशन को लेके मैं चिंतित हूं, क्योंकि जब से पुतिन साहब ने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन साइन किया है और बार बार धमकी आ रही है कि भाई मान जाओ नहीं तो रुक जाओ, नहीं तो
ये जो बार बार आ रही है ना, ये मुझे थोड़ी सी चिंता में डाल रही है कि अगर ये एस्केल, तो मुझे लगता है रजत, मेरी अपनी इकोनॉमिक एनालिसिस कहती है कि अब से लेके और जो मार्च 25 का टाइम है, ये बहुत ही क्रूशल टाइम है। मुझे लगता है ये जो 3-4 महीने हैं, ये दिशा बना देंगे अगले 2-3 साल के, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। तो हमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए इस बात को सेलिब्रेट करने के लिए कि क्या चाइना के टैरिफ्स, मैक्सिको के टैरिफ्स, कनाडा के टैरिफ्स हमें सीधा फायदा पहुंचाएंगे या नहीं पहुंचाएंगे। ऑन द सर्फेस व्हाट यू आर सेइंग इज करेक्ट, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि सामान तो चाइना अमेरिका के लोगों को चाहिए भैया, वो तो कहीं वहां से नहीं आएगा तो यहां से आएगा। पर ट्रम्प साहब की अनप्रडिक्टेबिलिटी और जियोपॉलिटिकल टेंशन मुझे थोड़ी सी चिंता में डाल रहे। तो मैंने 4 महीने का ये पीरियड वेट एंड वॉच रखा है। अपनी टीम को, मेरी रिसर्च टीम है, मैंने उसको भी बोला है कि 4 महीने के लिए आपको बहुत बड़े कंक्लूजन बन निकालिए, आने दीजिए इनको जनवरी में। ये जो पुतिन साहब की बार बार धमकी आती है, ये जो टेंशन एस्केलेट हो रही है, इसको जरा एक बार देख लेते हैं। उन्होंने कल तो ये कहा, आई एम रनिंग आउट ऑफ पेशेंस, वहां से रशिया की तरफ से आया। तो ये जो रनिंग आउट ऑफ पेशेंस, देखिए जब आप दो लोगों की लड़ाई होती है ना, तो एक किसी पे बार बार हमला, दूसरा कहता है रुक जाओ भैया मुझे टेस्ट मत करो, रुक जाओ मुझे अब की बार मत करना, अब की बार मत करना। तो एक पॉइंट ऐसा आता है ट्रिगर, जिसमें वो फिर बड़ा कुछ कर बैठता है। तो मुझे लग रहा है कि ये 4 महीने के टाइम में वेट करना चाहूंगा किसी भी प्री मेच्योर कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए, राजत। इंडिया का फिस्कल डेफिसिट 46.5% हो गया और FY25 जो टारगेट था अप्रैल अक्टूबर का ये डेटा बताता है जी। जी। 46.5% पहुंच गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि सरकार अपना खर्चा बढ़ाई करेगी कि नहीं। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो उन्होंने कैपेक्स जो उन्होंने वो जो बोल रखा था कैपेक्स जी। 11.11 लाख करोड़ रुपीस, वो करते हैं कि नहीं। सर स्टॉक मार्केट पे हमको ये नहीं समझ में आ रहा कि बाजार अभी ऊपर जाने की कोशिश करेगा या फिर नीचे। बहुत बुरी तरीके से फंस गए हैं अभी हम स्लो डाउन के चक्कर में। ये Q2 जीडीपी फिगर्स कैसा इम्पैक्ट डाल सकते हैं और ये मुझे लग रहा है ग्लोबल पे क्या मैसेज देंगे? जी, मुझे लग रहा है कि ये जो आज आंकड़े आए हैं मार्केट के लिए, शायद इट शुड नॉट बी म्यूजिक फॉर मार्केट, क्योंकि आंकड़े बहुत अच्छे नहीं हैं और मार्केट इसको बहुत पॉजिटिवली तो नहीं लेने वाला है, ये बात तो आपकी पक्की है। बाकी आपने कहा हम अभी नवंबर के एंड में हैं, तो 46% अगर आप इस समय तक पहुंचे हैं, तो मुझे लग रहा है सरकार को एक इंसेंटिव है कि वो इस समय स्पेंडिंग को, जो हमने शुरू में बात करी थी, कि स्पेंडिंग के ऊपर एक्सेलरेटर दबा दे और स्पेंडिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाए, क्योंकि उससे दो फायदे होंगे। एक तो आप फिजिकल डेफिसिट के अपने टारगेट पे हैं, शायद कम लोग जानते होंगे कि हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है वो एक FRBM एक्ट है, जिसको हम फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट करते हैं, जिसके अंतर्गत सरकार उस पर नजर रहती है। हालांकि वो आजकल राज्यों पे ज्यादा अप्लाई हो रहा है, सेंटर पे कम होता है, कि सेंटर अपने आप को बहुत फिजिकल डिसिप्लिन में रखा हुआ है। पर 46% अगर आप मैथमेटिकली देखें नवंबर एंड में है, तो हमारे पास अभी गुंजाइश है, अनलेस कि हम फिजिकल डेफिसिट नंबर्स को बहुत ही सुनहरा करके दिखाना चाहते हैं और हम बिल्कुल ही अपने टारगेट से नीचे आना चाहते हैं, तो अलग बात है। बट अदरवाइज सरकार के पास अभी मार्जिन है, जिसको हम बोलते हैं एल्बो रूम। तो सरकार के पास एल्बो रूम है। तो मुझे लग रहा है सरकार को, जो वित्त मंत्री महोदया ने बोला था रजत आज से 1-1.5 साल पहले, अनलीश द एनिमल स्पिरिट, आज मैं एक अर्थशास्त्री होने के नाते सरकार को यह सलाह देना चाहूंगा, अनलीश द एनिमल स्पिरिट, और इस समय आप स्पेंडिंग कर दीजिए, वरना ये जो फिसल पट्टी, आपने बहुत अच्छा टर्म यूज किया, ये फिसल पट्टी नीचे की ओर जा रही है और ये और नीचे जा सकती है। थोड़ा सा दिवाली की तरफ आपको कुछ मूवमेंट ऊपर दिखेगा, पर जनवरी मार्च क्वार्टर और भी टफ हो सकता है। तो इसलिए जहां तक स्पेंडिंग की बात है, सरकार मुझे लग रहा है अपना टारगेट, अब सरकार 11 लाख करोड़ में मुझे ऐसा लग नहीं रहा रजत के कंजूसी करेगी, क्योंकि या उसको कम रखेगी, क्योंकि ये जीडीपी के आंकड़े खाली हमें और आपको चिंता में नहीं डाल रहे, ये मुझे लग रहा है वहां वित्त मंत्रालय के कॉरिडोर्स में ज्यादा चिंता पैदा कर रहे होंगे, रजत। ये वैसे ना स्टॉक मार्केट चीज ही ऐसी कि आपको लगता है कि वो डेटा ऐसा आ गया कि स्टॉक मार्केट के लिए, पर ना ये सब कुछ फैक्टर इन कर लेता है। मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग इन एडवांस, सब कुछ पहले फैक्टर इन होके चल रखा होता है। क्यों गिरी थी मार्केट? इसी इसी के कारण जो आपको हमको आज दिख रहा है, उसी के कारण मार्केट में तनाव अब देखने वो को भी मिल रहा रजत, वो बात ठीक है, क्योंकि कॉर्पोरेट रिजल्ट्स ने इस आंकड़ों को दिखाना शुरू कर दिया था। है। जब डेट आती है सबमिशन की स्टॉक एक्सचेंजेस को, आप अपने तिमाही रिजल्ट देते हैं, उस समय ये संकेत, आपने बिल्कुल ठीक कहा, स्टॉक मार्केट को ये फीलर्स आने लग गए थे कि ये जो तिमाही गई है ये अच्छी नहीं गई है और ये स्लो डाउन की तरफ इशारा कर रही है। पर फिर भी एक आंकड़ा है जो मैं समझता हूँ ट्रेडर्स के, इन्वेस्टर्स के मन में होता है कि भाई अब 5.5, आंकड़ा तो आंकड़ा ही है, तो उसको देख के भी कई बार रिएक्शन होता है। पर मार्केट, आपकी बिल्कुल ठीक बात है, मार्केट इस समय फंस गई है, एक रेंज में फंस गई है। 23,300, 23,300, 400 से लेके ये 24,300 की रेंज में मुझे लग रहा है। और 24,350 एक ऐसा टेक्निकल पॉइंट पे आंकड़ा है जिसको कि
एक दीवार की तरह खड़ा हुआ है, उसको मार्केट जब तक तोड़ेगी नहीं, मुझे लगता है मार्केट को ऊपर जाना, ये मैं टेक्निकल्स की बात कर रहा हूं, हम तो आज तक अभी तक सारा आपका शो फंडामेंटल्स पे था और भारतीय मैं अर्थव्यवस्था ये पे कह था, रहा था कि जीडीपी आप तो था। टेक्निकल थ्योरी पे आ गए हो एकदम से, बिल्कुल हाँ, सटीक, बिल्कुल वो लेवल्स भी ऐसे बताया आपने जो मार्केट इस समय फॉलो करके चल रही। क्योंकि हम उसको हम लोग जब करते हैं, मैं जब देखता हूं और मेरी टीम, हम लोग उसको 360 डिग्री लेते हैं। हम खाली ना मैक्रो इकोनॉमिक्स में जाते हैं, हम उसको स्टॉक मार्केट्स भी लेते हैं, हम टेक्निकल्स भी लेते हैं, फंड। मुझे लगता है एक बैलेंस्ड व्यू रजत तभी आता है, क्योंकि अगर आप ये कहें मुझे इसकी नॉलेज है, उसका मुझे नहीं पता, तो मुझे लगता है वो व्यू ना फिर अधूरा सा रह जाता है, और कोई और आके उसमें सेंध मारेगा, अरे आपने ये चीज तो देखी नहीं, मार्केट तो कुछ और कह रही है। तो हम लोग 360 डिग्री लेके चलते हैं। मैं कोई अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा, मैं आपको मेरी अप्रोच बता रहा हूँ। तो मुझे लग रहा है कि मार्केट एक रेंज में फंसी हुई है, और मार्केट में सुबह शाम, मैं आपको, क्योंकि मैं बहुत सारे बॉम्बे में ट्रेडर्स को जानता हूं, डीआईआई एएमसी से भी मैं संपर्क में रहता हूं, उनकी नजर आप सच पूछें तो जो रशिया से जो बार डायलॉग और वहां से जो शब्द निकल के आते हैं ना, उसकी चार्ट से ज्यादा उनकी वहां नजर है आजकल, कि देखें आज पुतिन साहब ने क्या बोला, आज कौन सी मिसाइल का जिक्र किया, आज शैडो मिसाइल कहां जाके गिरी, आज जेलेंस्की साहब ने क्या जाके पूछा, बाइडन अंकल अब मैं मिसाइल चला लूं कि अभी रुके रहूं। बाइडन अंकल ने कहा नहीं नहीं चलाओ, अब तो मेरा टर्म खत्म हो चुका है, चलाओ इसको, चला सकते हो। तो मुझे लगता है इन सब चीजों पे रजत ज्यादा नजर रहती है और ट्रेडर्स की आजकल। तो ये अब इसमें, अब जब आप इन चीजों पे नजर रखेंगे ना, तो आपका चार्ट और ग्राफ वो रिडंडेंट हो जाता है, आपकी सारी रिजल्ट्स एक तरफ हो जाते हैं। अगर किसी कंपनी ने बम्पर रिजल्ट्स भी दिए हैं, तो सडनली ऐसी खबरें हम लोग उसको ओवर शैडो करते हैं, वो टेक्निकल्स को और फंडामेंटल्स को ओवर शैडो कर देती हैं। तो मार्केट बिल्कुल ठीक बात है, एक रेंज में मार्केट को समझ में नहीं आ रहा, यहां जाए कि वहां जाए, ऊपर जाए कि नीचे जाए। तो जब तक कुछ बड़ा नहीं होता है, कोई बड़ा ट्रिगर नहीं आता, मुझे लगता है कि आरबीआई के जो आज ही जीडीपी के नंबर्स हैं, 7 तारीख को आरबीआई के आ रहे हैं, मिडल ऑफ द दिसंबर में फेड के आ रहे हैं, ये बड़े ट्रिगर्स हैं मार्केट के आगे। और उससे भी बड़ा ट्रिगर है जो हमें पता ही नहीं कि कब है, वो है जो मैंने आपको कहा, रशिया से आने वाली स्टेटमेंट्स और जियो पॉलिटिक्स की दिशा किधर को मुड़ती है, ये मिसाइल का मुंह किधर को है। अगर ये मिसाइल कहीं स्टॉक मार्केट को देखने लग गई, तो मुझे लग रहा है कि वो मामला जो है गड़बड़ा सकता है। राइट, 4 से लेकर 6 दिसंबर को एमपीसी की बैठक है, तो 6 को जी पॉलिसी है इस बार शुक्रवार। जी तो जी, सॉरी, मैं अब 6 को, जी जी अब वही चीज है कि अब जो अगले हफ्ते आएंगे अब शेयर बाजार में, तो पहले तो ये जीडीपी के आंकड़े जो आए हुए हैं 5.4% वाले, इसको फैक्टर इन करेंगे। उसके बाद ऑटो जी नंबर्स आने वाले हैं, उनका जी भी झटका लगभग तय ही है कि मंथ ऑन बेसिस पे बहुत ही भयानक पिक्चर है। जी इतने जी नेगेटिव चीजों को फैक्टर इन करके चलेंगे, देखते हैं बाजार पे क्या बाजार सरप्राइज कर। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग पहले से, तो क्या पता जी सरप्राइज ही हो जाए। और ऊपर से फिर 4 से लेकर 6 दिसंबर को एमपीसी की पॉलिसी बैठक भी है। जी। शरद जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे थैंक यू, साथ जुड़ने के लिए, और थैंक यू सो मच, थैंक जीडीपी यू सो नंबर्स मच, पे बात करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो शुक्रिया। मच, थैंक थैंक यू सो यू। मच, थैंक यू।